लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव के नतीजों का दिन। सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे? क्या एग्जिट पोल में एनडीए को जो सीटों की बढ़त दिखाई गई है, क्या वो सही साबित होगी? जनता का जनादेश क्या कहता है? 24 का चक्रवर्ती कौन बनेगा? आज ये तस्वीर हर किसी के सामने होगी, क्योंकि आज है 4 जून की वो तारीख जब ये तय होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीतने वाला है। एक तरफ एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रहा, तो दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट नजर आया। इंडिया अलायंस की फॉर्मेशन की गई, लेकिन चुनावों के नतीजों से ठीक एक दिन पहले विपक्ष की तरफ से उठाए गए कई सवाल और उसके बाद की गई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के दिन को सियासी तौर पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं। किस तरीके से दिन बीतेगा, लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि जैसे जैसे काउंटिंग होती जाएगी, रुझान आते जाएंगे। सबसे पहला आंकड़ा अगर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा तो वो है भारत 24, और उस टैली से तस्वीर धीमे धीमे करके साफ हो जाएगी। कौन होगा 24 का चक्रवर्ती? आज है लोकसभा चुनाव और उसके आएंगे नतीजे। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवाते हुए लोकसभा की 543 सीटों के नतीजे आ जाएंगे और सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है काउंटिंग। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बात को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं क्योंकि चुनाव आयोग को काउंटिंग के दिन हिंसा की आशंका है और हिंसा की आशंका को देखते हुए फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आने वाले 15 दिन तक फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा और कुछ ऐसे स्टेट्स जहां पर 2 दिन तक सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड रहेंगी, क्योंकि इस बात की आशंका चुनाव आयोग को है कि आज हिंसा हो सकती है। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज घोषित होंगे। इसके साथ ही नतीजे जैसे ही आएंगे बैठकों का सिलसिला देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हैं, कहीं कहीं पर जश्न की तस्वीरें हैं, कहीं कहीं पर तस्वीरें हैं बैठकों की जहां पर संदेह को लेकर बात की जा रही है, जहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र का आज है महापर्व और इस महापर्व को लेकर चुनाव आयोग की पूरी तैयारी। लोकसभा चुनाव के 18वीं लोकसभा चुनाव के आज नतीजे आएंगे और साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। सीसी की तरफ से पहले यह बता दिया गया है कि देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को काउंटिंग के दिन हिंसा की आशंका है, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जगह जगह डिप्लॉय किए गए हैं फोर्सेस। सबसे पहले शुरुआत होगी पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ। पोस्टल बैलेट के बाद खुलनी शुरू होंगी ईवीएम और इसी तरीके से कई राउंड की काउंटिंग के बाद जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी मौजूदगी में ईवीएम जो सील करके स्ट्रांग रूम में रख दी गई थी उसको लाया जाएगा, उसको ओपन किया जाएगा और उसके बाद होगी गिनती शुरू और वही गिनती आपको उस टैली में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। तमाम वायदे किए गए चुनावों के दौरान जनता ने किस पर भरोसा जताया, इसकी तस्वीर साफ होनी है, लेकिन चुनाव आयोग की अपनी तैयारी और चुनाव आयोग को काउंटिंग के दौरान या इसके बाद हिंसा की आशंका है और इसी को देखते हुए 7 राज्यों में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात रखा गया है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है, जिसमें स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नतीजे घोषित होने के 15 दिन तक फोर्सेस तैनात रहेगी, तो उत्तर प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन बाद तक फोर्सेस तैनात रहने वाली हैं। सीसी की तरफ से कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो बड़ी बातें उन्होंने कहीं और केटर किया उन आरोपों को जो चुनाव आयोग पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही शायराना अंदाज में कहते हैं सीईसी, आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तल्खियों का बाजार गर्म है, मंजूर है इल्जाम लगाओ मगर शर्त इतनी है सबूत साथ में हो। और इन्हीं सबूतों की बात की जा रही थी, लेकिन वो सबूत पहुंचे नहीं।
चुनाव आयोग तक जयराम रमेश की तरफ से उठाए गए सवालों पर। आइए ग्राउंड पर किस तरीके की हलचल है, रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से काउंटिंग सेंटर्स पर थे। लेकिन उससे पहले चप्पे चप्पे पर तैनात भारत 24 के संवाददाता आप तक एक एक सटीक खबर पहुंचाने के लिए इस वक्त तैयार है। यानी कि कोई भी ऐसा काउंटिंग सेंटर नहीं है जहां पर भारत 24 के सहयोगी मौजूद ना हो, क्योंकि भारत 24 सटीक आंकड़े आपके सामने रखना चाहता है। सबसे पहला रुझान आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले तैयारी काउंटिंग सेंटर्स पर चलेंगे। थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। एहतिशाम सिद्दीकी लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आशुतोष मिश्रा लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में सुरेश झा इस वक्त हैं। सैयद तजामुल जम्मू कश्मीर में इस वक्त मेरे साथ हैं। सभी मेहमानों के पास जाएंगे और इसके साथ ही जो हमारे संवाददाता हैं उनका भी रुख करते हुए सुरेश झा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप तो दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पर मौजूद हैं और कांग्रेस है जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है। लेकिन एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल होते हैं तो क्या कांग्रेस दफ्तर में किसी तरीके की हलचल, क्योंकि सबको कह दिया गया है कि दिल्ली में तैनात रहें और नजर रखें आज होने वाली काउंटिंग पर। जी बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैं दिखाऊंगा कि इसमें हम लोग कांग्रेस मुख्यालय पर, और देखिए नजारा भी यहाँ आपका कि किस तरीके से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं कांग्रेस ने। हालांकि जो एग्जिट पोल आए थे उसके हिसाब से जो पहले बता दिया गया था कि सरकार किसकी बनेगी, हालांकि हर एग्जिट पोल में जो एनडीए को बढ़ा दिखाया गया, लेकिन कांग्रेस ने तमाम जो कार्यकर्ताओं को कहा कि वो बने रहेंगे। हम इस समय कांग्रेस मुख्यालय मौजूद है और हम आपको दिखाएं किस तरीके से यहाँ का नजारा। देखिए ये पूरा वॉर रूम बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, यानी यहाँ इंतजामात है। यहाँ पे आप देखिए इसको कि किस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि इन चुनावों के अंदर जिस तरीके से ताकत झोंकी मिलाओ, कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि लोग जो है तानाशाही के खिलाफ हैं और लोगों ने तानाशाही के खिलाफ जो है मतदान किया है। लेकिन जो ओपिनियन पोल लगातार चल रहे हैं, देख रहे हैं ओपिनियन पोल के अंदर कहीं ना कहीं जो है एनडीए को बहुमत दिखाया गया, यानी कि एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है मोदी को बहुमत दिखाया गया है। लेकिन कांग्रेस जो है उन तमाम ओपिनियन पोल को दरकिनार करते हुए उनको दरकिनार तस्वीरें इस वक्त आप दिखाते चलिएगा। मैं लौटती हूं आपके पास कुछ और जानकारी के साथ। सीधा इस वक्त चलेंगे चंडीगढ़, जहां पर मौजूद है थानेश्वर वहां के काउंटिंग सेंटर का जरा नजारा दिखाइए फटाफट। देखिए हम इस समय बीजेपी मुख्यालय में हैं, क्योंकि जैसे ही एग्जिट पोल आया उसको लेकर बीजेपी में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है। आप देख सकते हैं ये बीजेपी मुख्यालय में पूरा वार रूम बनाया गया और सामने एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, ताकि जो भी जैसे भी नतीजे आए तुरंत यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को दिखाए जाए। और इधर साइड में वार रूम बनाया गया, किसी भी तरह की एक पल पल की जानकारी देने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए। सभी कार्यकर्ताओं की अलग अलग तरीके से ड्यूटी लगाई गई है। अब अंदर कमरों में जो कार्यकर्ता है वो आने शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में जैसे ही 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद यहाँ पर पूरी रौनक शुरू हो जाएगी। और लड्डुओं का और ढोल नगाड़ों का स्पेशल अरेंजमेंट किया गया, क्योंकि एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं उससे बीजेपी को उम्मीद है कि एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा बीजेपी एक बार अपना परचम लहराएगी। इसको लेकर पूरी तैयारियां चंडीगढ़ की तरफ की गई हैं। और दूसरी तरफ मैं हरियाणा की बात कहूं तो हरियाणा बीजेपी ने बहुत ज्यादा पुख्ता प्रबंध किए। कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जिस तरीके से दिल्ली तलब किया गया था, दिल्ली से उनकी पूरी मंत्रणा की गई है, तो हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि हमें डबल खुशी मिलने वाली है। मनोहर लाल जी को भी सेंटर में कोई बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि मनोहर लाल जी हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर नया इतिहास रचेंगे। इसको लेकर हरियाणा बीजेपी ने खास तौर से तैयारियां की हैं। 10,000 के करीब करनाल में लड्डू बने। एग्जिट पोल में हरियाणा की क्या स्थिति दिखा रहे हैं? देखिए एग्जिट पोल में हरियाणा की कोई 7 सीटें दिखा रहा है तो कोई 8 सीटें दिखा रहे हैं, क्योंकि 10 सीटें हैं, 10 में से 8 सीटें बीजेपी को दिखा रहे हैं, 2 सीटें कांग्रेस को दिखा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब प्लान में था तो 2019 के चुनाव में तब भी हरियाणा की बीजेपी की 10 सीटें बीजेपी के पास थी। उनका कहना है कि वो इतिहास हम फिर दोहराएंगे, हम इस बार 10 की 10 सीटें बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। इसको लेकर बीजेपी में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है। उन्होंने हर जगह कार्यकर्ताओं को, हर लोकसभा में कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगाई है। पहली बार ऐसा हो रहा है
है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सभा क्षेत्रों पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और हर एक बीजेपी कार्यकर्ता और अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ड्यूटियां लगाई हैं। खास तौर पे कांग्रेस ने इस बार लीगल सेल बहुत एक्टिव कर रखा है। कांग्रेस का कहना है कि हमें आशंका है कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हमने लीगल सेल एक्टिव कर दिया। चंडीगढ़ के कांग्रेस मुख्यालय के अंदर 90 वकीलों की टीम हर चीज पर नजर रखेगी। अगर कहीं भी कुछ अनहोनी की नजर आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। तानेश्वर एहतेशाम सिद्दीकी के पास चलेंगे। इस वक्त लखनऊ में वो मेरे साथ मौजूद है। एहतेशाम, ये तो सही बात है कि भाई अगर शक हो जाए तो उस शक का इलाज हकीम के पास तो नहीं होता है। यही सवाल अखिलेश मेरा आपसे है कि शक का इलाज तो हकीम के पास नहीं होता है, लेकिन हाँ, वो जो शक है वो माहौल को जरूर डिसरप्ट कर सकता है, और यही माहौल डिसरप्ट ना हो जिसके लिए आज चुनाव आयोग को अलग से तैयारियां करनी पड़ रही हैं अलग अलग राज्यों में। जरा मध्य प्रदेश के काउंटिंग सेंटर्स का हाल बताइए और वहां की तैयारियां किस तरीके की हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, मैं तस्वीरें दिखाना शुरू करूं आपको। आप देख सकते हैं ये भोपाल का काउंटिंग सेंटर है जहां पर वोटों की गिनती होगी। और बड़ी बात यह है कि 8 बजे से जब गिनती होगी तो पहले पोस्टल बैलेट की होगी और उसका नतीजा घोषित किया जाएगा और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। और हर जो कांग्रेस की मांग थी कि हर चरण के बाद एक तरह से नंबर बताया जाए, उसको लेकर एक तरह से सहमति बन गई है। बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, फिर उसके नतीजे पहले रखे जाएंगे। बिल्कुल 8:30 बजे तक काउंटिंग का टाइम मुकर्रर किया गया, तो 8 से 8:30 में, क्योंकि 1,26,000 कुल पोस्टल बैलेट हैं पूरे स्टेट में और ऑन एवरेज अगर हम देखें तो 4 से 5,000 वोट्स होंगे हर लोकसभा में। तो पहले उनकी गिनती होगी, उनका नतीजा पहले बताया जाएगा और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग 8:30 के आसपास शुरू होगी। पूर्णिमा, अखिलेश, फिर आपसे कंफर्म कर रही हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट काउंट होंगे, वो रुझानों में रिफ्लेक्ट होंगे और फिर उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी, राइट? बिल्कुल, जैसे चरण दर चरण नतीजे आते हैं पूर्णिमा, कुछ उसी तरह से पहले होता था कि पोस्टल बैलेट काउंट हो जाते थे लेकिन नतीजे बाद में जोड़ा जाता है। लेकिन इस बार ये होगा कि पोस्टल बैलेट के जो नतीजे हैं पहले घोषित होंगे, यानी जो पहला नंबर हमको 8:30 के आसपास मिलेगा वो पोस्टल बैलेट का मिलेगा। ठीक है, ठीक है। ये क्योंकि यही मांग जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। मैं लौटती हूँ आपके पास अखिलेश, और भी इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सैयद तजम्मुल के पास चलेंगे। इस वक्त जम्मू में वो मौजूद है। तजम्मुल, जाहिर है कि इस बार हम सब ने इस बात की चर्चा की कि किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हमने देखी जम्मू कश्मीर में, जो अमूमन देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज है नतीजों का दिन। उन नतीजों के दिन के साथ काउंटिंग सेंटर्स पर व्यवस्था कैसी है, जरा एक बार उसकी झलक दिखाइएगा। SKICC श्रीनगर का, जहां पे 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या माहौल है जरा आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये मेन गेट है जहां से जो स्टाफ है, पोलिंग स्टाफ है, एजेंट्स हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। और ठीक 8 बजे जो है बैलेट बॉक्स का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP अपनी पार्टी और बाकी पार्टियों के जो लीडर मैदान में है, उनकी अगली क्या स्थिति रहेगी सियासी तौर पर, वो तकरीबन तय हो जाएगी। दूसरी तरफ बारामूला में जहां इंजीनियर रशीद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सज्जाद लोन, मीर फैयाज और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर है उमर अब्दुल्ला वो मैदान में है। इसी तरह से जब आप साउथ कश्मीर जाते हैं तो महबूबा मुफ्ती का मुकाबला यहाँ पर एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ के साथ होगा, जिसके लिए भी तैयारियां कर दी गई है। लेकिन इसी के साथ जम्मू में डॉक्टर जतेंद्र सिंह जुगल किशोर का रमन बला और चौधरी लाल सिंह के साथ, यानी वहां पर इंडिया ब्लॉक और NDA के दरमियान मुकाबला है। लेकिन कश्मीर आते आते यहाँ पर मुकाबला बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेडिशनल जो राइवल रहा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके साथ कहीं ना कहीं श्रीनगर में वहीदुर रहमान पारा, आगा रूला और मोहम्मद अशरफ मीर के दरमियान मुकाबला होगा। ये लंबी लंबी कतारें जो है ये सुबह सुबह, चूंकि जो अनंतनाग में जो रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे कर दिया गया था, 5:30 से 5 बजे रिशेड्यूल कर दिया गया, और श्रीनगर का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 6 बजे से पहले रखा गया था, जिसके बाद 8 बजे जो है बैलेट बॉक्स जो है वो स्ट्रांग रूम से खुलना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो है तकरीबन भारत 24 7-7:30 बजे के बाद ट्रेंड किस तरफ जाएगा उस पे हमारा ध्यान होगा। लेकिन कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 370-35A के मुकम्मल एब्रोगेशन के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है, और जिस चुनाव में भारी तादाद में श्रीनगर में जहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता था, लेकिन अब की बार वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा रहा। श्रीनगर के साथ साथ डिलिमिटेशन में बड़गाम का इलाका
जो अच्छा खासा वोट बैंक था वो नॉर्थ कश्मीर के साथ जुड़ गया और श्रीनगर के साथ साउथ कश्मीर के बहुत सारे इलाके रहे जो मिलिटेंसी से और हालात से बिल्कुल। और प्रभावित रहे। तजम्मुल, एक तरफ जहां पर आज लोकसभा सीटों को लेकर नतीजे सामने आने हैं, तो कल ही जब सीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दौरान ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे और उसको लेकर हम तारीखों का ऐलान जल्दी करेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। मैं लौटती हूँ तजम्मुल आपके पास। धनंजय मंडल, आपके पास आते हुए झारखंड में किस तरीके की तैयारियां, जरा ये बताइए। और साथ ही अब मोमेंटो तो सेट है, नतीजों का दिन है, नतीजे थोड़ी ही देर बाद रुझानों के तौर पर रिफ्लेक्ट भी होने लगेंगे, लेकिन काउंटर सेंटर्स पर क्या, काउंटिंग सेंटर्स पर अलग से ज्यादा एहतियात इस वक्त आप देख रहे हैं? चुनाव आयोग के दिशा निर्देश इसको लेकर आज क्या है? पूर्णिमा, हम सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। रांची 15 स्थित हम काउंटिंग सेंटर में मौजूद है। अरविंद से कहेंगे कि आप तस्वीर दिखाइए। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में जो पुलिस फोर्स लगाए, 3 लेयर के पुलिस फोर्स यहाँ पे व्यवस्था की गई थी और आज भी 3 लेयर में पुलिस फोर्स है। सभी लोगों का आई कार्ड चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है, चाहे मीडिया कर्मी हो या तमाम जो अधिकारी हैं, सभी का मीडिया के साथ साथ अधिकारियों का भी आई कार्ड चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। साथ ही साथ 8 बजे के टाइम है, 8 बजे से जो रुझान आना शुरू हो जाएगा और पूरी तरीके से यहाँ पे 15 में व्यवस्था की गई कि कुछ किसी तरह से भी कोई गड़बड़ी ना हो। तमाम जो एजेंट हैं, अधिकारी हैं, मौजूद रहेंगे और जो तैयारी है पूरी मुकम्मल कर दी गई है। और जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि सभी लोग जो अधिकारी हैं, आना जाना का शुरुआत लगा हुआ है। लेकिन अब जो समय है 8 बजे का दिया गया, 8 बजे हम रुझानों में अपने चैनल के माध्यम से वो तस्वीरों भी दिखा पाएंगे। हालांकि 14 सीटों की अगर हम बात करें, झारखंड में पिछली बार तो 12 सीट जीते थे, लेकिन इस बार भी बीजेपी दावा कर रही है कि 14 में 14 सीट जीतेंगे। लेकिन जो इंडी ब्लॉक के नेता उनका कहना कि हम 10 सीट जीतेंगे। लेकिन हालांकि अब देखने वाली बात हो कि जो 5 सीटें पैंच फंसा हुआ है, 5 सीटों की जो तैयारी है वो दिखा। देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, देखिए सभी तरह से सुरक्षा व्यवस्था आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। लेकिन एक बात है, जो बिल्डिंग के ऊपर में भी सभी तरीके से आज की तारीख को लेकर ये उत्साह जबरदस्त बना रहना चाहिए। उत्साह इसीलिए बना रहना चाहिए क्योंकि आज है लोकतंत्र का महापर्व और लोकतंत्र के इस महापर्व में एक तरफ जहां पर जनता अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर चुकी है, अब वक्त है सिस्टम का उन नतीजों को जनता के सामने रखने का, ताकि ये पता चल सके कि 24 का लोकसभा चुनाव जीत कौन रहा है, कितने मार्जिन से जीत रहा है और कितनी बड़ी जीत को दर्शाता है। इससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मतगणना को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास धारा 144 लागू है। मतगणना केंद्रों पर जवानों की 70 कंपनियों को तैनात किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस बात की आशंका है कि हिंसा हो सकती है काउंटिंग के दौरान या उसके बाद, या स्थिति खराब हो सकती है। चुनाव आयोग इसको लेकर तैयारियां कर चुका है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। लेकिन आप देखिए दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। 70 कंपनियां इस वक्त तैनात कर दी गई हैं और इसके साथ ही अभी 6:15 बजे है। अब से ठीक 1 घंटा 45 मिनट बाद यानी कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक 8 बजे से लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन चेकिंग की जा रही है बाकायदा। जो काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर जवानों की 70 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। ये तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है क्योंकि 542 लोकसभा सीटें जिसको लेकर काउंटिंग 8 बजे से होनी है। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे 12 एग्जिट पोल नजर आए जिसमें मोदी की हैट्रिक दिखाई गई है, लेकिन विपक्ष इन एग्जिट पोल को सिरे से नकारता हुआ इस बात का दावा कर रहा है कि हम 295 के पार जाएंगे। आइए पटना चलते हैं, सर्वेश मेरे से होगी इस वक्त वहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, कल से ही पटना चर्चा का विषय अलग वजहों से बना हुआ है। नीतीश बाबू के लिए ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन उस पर तो मैं चाहूंगी आप बात करें, लेकिन उसके साथ साथ काउंटिंग सेंटर्स पर तैयारी किस तरीके की है वो तस्वीर भी जरूर आपके जरिए हम देखना चाहेंगे। जी पूर्णिमा, आपने 2 सवाल किए। पहला सवाल नीतीश बाबू को लेकर, जो नीतीश बाबू दिल्ली गए, वहाँ पे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और कहा यही जा रहा है कि उनको ऑफर दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने का और बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का। हालांकि उनकी सेहत को लेकर इस तरह के ऑफर उनको दिए गए हैं। अब नीतीश कुमार उस ऑफर को उन्होंने माना है, स्वीकार किया है, ठुकराया है, ये तो भविष्य के गर्त में है। अभी उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि उनकी सेहत
सेहत को देखते हुए इस तरह के फैसले लिए गए हैं और उनकी पार्टी के लोगों ने भी इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, जिसमें संजय झा हैं, हरिवंश सिंह हैं, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने पहल की है और वो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार पहले स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद वो विधायी कार्यों में लगें। इसके लिए उनको फिलहाल मोदी कैबिनेट में कहा गया है कि आपको जगह दी जाएगी, लेकिन जो आपकी सेहत है उसको देखते हुए पहले आपको इलाज की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर उनकी कल बातचीत हुई, चर्चा हुई और अभी तक इस मामले में हालांकि कयास ही लगाए जा रहे हैं, अफवाहें ही हैं, इस बात को अफवाह ही मानकर चला जा रहा है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले उनके काफ़ी करीबी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, नीतीश कुमार के जाने का कार्यक्रम पहले से तय था और प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम भी था, क्योंकि 1 जून को जब मतदान खत्म हो गए, संपन्न हो गए 7वें चरण के, तो उसके बाद 2 दिन का जो समय था वो ड्राई डे था, 2 और 3 तारीख का, तो इस दरमियान उनको दिल्ली जाना था। रही बात आपके दूसरे सवाल की, आपने मतगणना केंद्रों के बारे में पूछी, तो आपको दिखाएंगे पटना के बोरिंग रोड चौराहे से के बगल में ये AN कॉलेज है जहां पे मतगणना होनी है और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी। अगर पटना की बात करें तो रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, मीसा भारती जो रामकृपाल यादव के सामने खड़ी हैं, मीरा कुमार जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनके पुत्र अंशुल अभिजीत रविशंकर प्रसाद के सामने खड़े हैं। इसके अलावा 40 सीटें हैं बिहार की, वो भी काफी अहम हो जाती है पूर्णिमा, क्योंकि जिस तरीके से कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, गिरिराज सिंह की बात कर लें, नित्यानंद राय की बात कर लें, RK सिंह की बात कर लें, ये ऐसे नाम हैं, ऐसे दिग्गजों के नाम हैं जो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और लोकतंत्र के पर्व के समापन का दिन है आज। तो आज समापन होगा और समापन जब भी किसी पर्व का होता है तो धूम धड़ाकों के साथ होता है। तो उम्मीद इसी बात की जा रही है कि आज भी वो धूम धड़ाके सुनने को मिलेंगे जब पहली रुझाने आएंगी। हालांकि मैं कहीं पर जश्न दिखेगा, आतिशबाजी नजर आएगी, कहीं पर मिठाइयां बंटने का सिलसिला शुरू होगा तो कहीं पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा। यह है लोकतंत्र की खूबसूरती, कोई जीतता है तो कोई हारता है, क्योंकि है ये जनादेश, जनता का आदेश। लौटती हूं मैं आपके पास, हरीश थपलियाल के पास चलेंगे, देहरादून से इस वक्त वो मौजूद है। हरीश, जरा वहां की तस्वीरें आप मुझे दिखाते चलिए, किस तरीके की तैयारी इस वक्त की गई है और इसके साथ ही क्या वहां पर भी एक्स्ट्रा फोर्सेस जैसी कोई बात नजर आती है या सब कुछ सुचारू है? कोई आशंका नहीं, चुनाव आयोग एकदम परफेक्टली आज काउंटिंग देखो हैंडल करता हुआ नजर आ रहा है। पूर्णिमा, देखिए मैं आपको दिखा पाऊं तो इस वक्त हम काउंटिंग मतगणना स्थल पर हैं और ये मुख्य गेट है जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर यहां पर 3 लेयर के रूप में फोर्स की तैनाती की गई है और यहां पर जो इंटेलिजेंस LIU है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उनके जवान, उनके अधिकारी, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर स्कैनिंग करके जिनके पास आई कार्ड है उन्हीं को जाने दे रहे हैं। तो तमाम वो चाहे वो मतदान कर्मी हो या फिर मीडिया के लोग हों या अन्य लोग, तो सभी को स्कैन करके काउंटिंग हॉल में जाने दिया जा रहा है। जिनके पास आई कार्ड नहीं है उनको वापस लौटाया जा रहा है। तो अब समय है, थोड़ी देर बाद 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग में लगभग जो है EVM के मतों की गणना के लिए 884 टेबल बनाई गई है, जबकि डाक मतों को पहले सुनेंगे। అవి జరిగిన తర్వాత కూడా న్యాయం గెలవాలి అని కోరుకుంటున్నాం। న్యాయంగా గనక ఎలక్షన్స్ జరిగి ఉంటే మేము ఎంతతోనన్నా గెలిచే దమ్మున్న వాళ్ళం, కానీ అన్యాయం रायपुर हम चलते हैं। इस वक्त कैलाश मेरे से होगी, इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। कैलाश, जल्दी से वहां की तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। काउंटिंग सेंटर पर किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल पूर्णिमा, जो यहाँ मैं अभी सेज बाहर रायपुर के काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हूँ और जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर दी गई है। 3 लेयर की सुरक्षाएं हैं और पूरे प्रदेश में 33 कंपनियां जो है यहाँ पर तैनात की गई है कि किसी प्रकार से अनहोनी ना हो, इसको लेकर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। बाकायदा चेकिंग चल रहा है और जो चुनाव आयोग के द्वारा जो पास जारी किया गया है उसी पास के माध्यम से ही उनको अंदर जाने को मिल रहा है और जिनके पास पास नहीं है उनको किसी प्रकार से प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ठीक 8 बजे यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगा। जो बैलेट्स की गिनती जो है वो 8:30 तक हमारे पास आ जाएगी और उसके बाद फिर जो वीवीपैट है उनकी जो मतगणना है वो शुरू होगा। तो 8:30 बजे पहला रुझान जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा और इस मतगणना के लिए लगभग यहाँ पर जो है 11 लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 94 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 33 जिलों में मतगणना
होगी अलग अलग जिलों में, और अलग अलग जिलों से फिर रुझान आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। कैलाश, लगातार हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं तस्वीरें काउंटिंग सेंटर से, और फिर एक बार इस डेडिकेशन को और इस वायदे को दोहराते हुए कि जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, रुझानों के साथ पहली तस्वीर आपको भारत 24 पर देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग की तरफ से काउंटिंग डे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कल जो बीती रात गई है वो कई सियासी पार्टियों के लिए, कई नेताओं के लिए रत जगह साबित हुई है, क्योंकि आज है चुनाव के नतीजों का दिन। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बार माधवी लता को फिर सुनवाएंगे आप। का सीट बन जाए और बनकर ही रहेगी। जी जीत होगी, क्योंकि 400 पार करना मोदी जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने देश को अपनाया है, देश के लिए वो काम किए हैं, लोगों के दिल में उनका ऑटोग्राफ है। जो वोट दबा है वो दिल से दबा है मोदी जी के लिए। सो 400 पार कर ही रहेंगे और दिखा कर ही रहेंगे हम। मैडम जनता बाइट विल टेक जनता बाइट। तो असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में बीजेपी की तरफ से उतारी गई कैंडिडेट माधवी लता जीत होगी, इस बात को दोहराते हुए